नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 1 मई 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर हम प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देंगे और अंत में आज के किसी महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे। तो आज के सत्र को प्रारंभ करें इससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हमारे टारगेट प्रीलिम्स 2023 में जो दूसरा सत्र है वो कल संचालित किया जाएगा। तो इस सत्र में भाग लेकर आप बीते वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के जो करंट अफेयर हैं उनके आधार पर प्रमुख रूप से जो प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ उनसे संबंधित जो भी सैद्धांतिक पक्ष हैं उनकी भी विस्तृत रूप में चर्चा की जाएगी। तो कल के सत्र में सुबह 10 से 12 के बीच में जो भारतीय अर्थव्यवस्था का भाग है उसमें आप लोग भाग लें। जैसा आप सभी जानते हैं कि टारगेट प्रीलिम्स 2023 हमारा 24 अप्रैल से संचालित हो रहा है और 2 हमारे सब्जेक्ट पूरे हो चुके हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आप देखें दूसरा क्लास कल संचालित किया जाएगा। तो 10 से 12 लाइव रूप में इसमें भाग लें और ये सत्र आगामी 15 मई तक लगातार संचालित किया जाएगा। इस सत्र में लाइव रूप में आप भाग लें और बीते वर्ष में सामान्य अध्ययन के अलग अलग जो भाग हैं उनसे संबंधित जो एमसीक्यू हैं उनको आधार बनाकर हम विस्तृत रूप में अलग अलग जो भी विषय हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो लाइव रूप में आप लोग इसमें भाग लेना अपना सुनिश्चित करें। टारगेट प्रीलिम्स 2023 में भाग लेना पूरी तरह से फ्री है। केवल आपको एक काम करना है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी, आप उसको सब्सक्राइब करके रखें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे कि जो भी नया क्लास आ रहा है एमसीक्यू के आधार पर टारगेट प्रीलिम्स 2023 में उसकी सूचना आपको एडवांस में मिल पाए। चलिए आज के दैनिक क्विज को प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न हम देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मध्याह्न भोजन योजना यानी अगर हम बात करें मिड डे मील स्कीम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं। तो ध्यान रखें, अगर हम इस कानून की बात करें तो ये 2013 का कानून है और 2023 यानी इसके 10 साल पूरे हो रहे हैं और सरकार ने इसीलिए जो पोषण की स्थिति है उसमें कुछ परिवर्तन किया है। और परिवर्तन अगर हम देखें तो प्रोटीन की मात्रा 15 से 20 ग्राम, साथ साथ अगर हम फैट या वसा की बात करें 18 से 21 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट 70 ग्राम की एक तरह से स्थिति बना दी गई है अगर हम संतुलित आहार की बात करें। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो तीनों आंकड़े एक तरह से मेल खाते हैं जो सरकार के द्वारा नया परिवर्तन किया गया है। इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है डी, कोई भी कथन गलत नहीं है। तो यहाँ पर जो नवीन परिवर्तन किए गए हैं तो भोजन में संतुलित एक तरह से स्थिति उसके लिए जो प्रमुख रूप से आधार है उसमें ये परिवर्तन सरकार ने करे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें या सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो उनमें भी एक तरह से नए मानक यहाँ पर ला दिए गए हैं। जैसे अगर हम कैल्शियम की बात करें तो 170 मिलीग्राम, जिंक 2 मिलीग्राम, आयरन 3.5 मिलीग्राम। इसी के साथ साथ जो भी हम एक तरह से जो अपनी डाइट लेते हैं उसमें अगर हम प्रमुख रूप से फाइबर की बात करें तो 50 माइक्रोग्राम, विटामिन ए की मात्रा, साथ साथ विटामिन B6, विटामिन B12। तो ये सारी स्थितियां संतुलित भोजन में केवल सामान्य रूप में आपके पोषक तत्व नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट के संदर्भ में भी सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दूसरा हम प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से आप देखें तो यहाँ अलग अलग मिशन के नाम दिए गए हैं और किन देशों से जुड़े हुए हैं। यानी ये अलग अलग मिशन है जिनका उपयोग करके अलग अलग देशों में जो भारतीय मूल के लोग फंसे हैं उनको भारत वापस लाने का प्रमुख रूप से प्रयास किया गया। जैसे अगर हम वर्तमान में देखें तो ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से सूडान के संघर्ष में जो भारतीय मूल के लोग फंसे हैं उनको वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो दूसरा मिलान यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर हम पहले गंगा मिशन की बात करते हैं तो रूस यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था वहां पर आप देखें कि यूक्रेन में जो भारतीय मूल के लोग फंसे थे उनको निकालने के लिए प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो ऑपरेशन गंगा का एक तरह से उपयोग किया गया था। यानी अगर हम ऑपरेशन गंगा की बात करें तो यूक्रेन से एक तरह से भारतीय मूल के लोगों को वापस लाने से संबंधित है, ना कि यमन। तो ये आपका कथन गलत हो जाता है। यहाँ पर अगर हम यमन की बात करें तो 2015 में ऑपरेशन राहत एक तरह से चालू किया गया था, तो आप ध्यान रखें। तो पहला यहाँ पर मिलान नहीं सही है। तीसरा अगर हम देखें देवी शक्ति, तो ये प्रमुख रूप से अगर आप देखें 2021 में जब अफगानिस्तान पर एक तरह से तालिबान का नियंत्रण हुआ तो भारतीय लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रमुख रूप से ऑपरेशन जो देव शक्ति है उसको एक तरह से सरकार के द्वारा संचालित किया गया था। यानी ये यूक्रेन से संबंधित नहीं है, ये अफगानिस्तान के साथ में जुड़ा हुआ है। तो तीसरा भी गलत है। 1 और 3 यहाँ पर सुमेलित नहीं है, हमें सुमेलित नहीं है प्रमुख रूप से बताना है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाता है ए, केवल 1 और 3 सुमेलित नहीं है। प्रश्न का आधार ऑपरेशन कावेरी है जहाँ पर भारतीय मूल के लोगों को सूडान से भारत में लाने के लिए प्रमुख रूप से सरकार प्रयास कर रही है
और इस कड़ी में आप देखें बड़ी संख्या में भारतीयों को सूडान से भारत वापस लाया गया है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जगन्नाथपुरी मंदिर को यामनिका तीर्थ कहा जाता है, जहां हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता यम की शक्ति को पुरी में समाप्त कर दिया गया है। तो आप देखें ये सही कारण है कि प्रमुख रूप से यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की जो उपस्थिति है उस कारण से मृत्यु के देवता जो यम है उनका प्रभाव यहाँ पर एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है, इसीलिए इसको यमनिका तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इस मंदिर को सफेद पैगोडा कहा जाता है और ये 4 धाम तीर्थ यानी बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम में एक हिस्से के रूप में शामिल है। तो ये 4 धाम तीर्थ में एक तरह से शामिल है, सही है। और इसे सफेद पैगोडा कहा जाता है क्योंकि समुद्री अगर स्थल से इसे आप देखें, क्योंकि बिल्कुल पूरी समुद्र का जो तट है वहां से लगते हुए भाग में आपका जगन्नाथपुरी मंदिर है, तो वहां से देखने पर ये व्हाइट एक तरह से कलर में दिखता है, इसीलिए इसको सफेद पैगोडा कहा जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम ब्लैक पैगोडा की बात करें तो जगन्नाथपुरी से बहुत दूर नहीं है कोणार्क का मंदिर, वहीं पर अगर हम देखें तो जो मंदिर स्थित है कोणार्क का उसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। तो दूसरा कथन सत्य है। तीसरा कथन हम देखते हैं, माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पश्चिमी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने करवाया था। तो ध्यान रखें, कथन में अगर हम राजा की बात करें जिन्होंने निर्माण कराया था वो सही है, लेकिन जब राजवंश की बात करते हैं तो ये पश्चिमी नहीं, ये एक तरह से पूर्वी, अगर हम गंग राजवंश की बात करें तो ईस्टर्न गंग राजवंश वो प्रमुख रूप से है, न कि पश्चिमी। इसी आधार पर अगर हम देखें तो हमारा तीसरा कथन यहाँ पर असत्य हो जाता है। 1 और 2 सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है ए, केवल 1 और 2 सत्य हैं। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के संदर्भ में जो रत्न भंडार का एक तरह से स्थल है, जो अंदरूनी भाग है, उसकी जो चाबियां हैं वो एक तरह से मिसिंग है, तो उसके संदर्भ में 2018 की जो रिपोर्ट है उसको लेकर एक तरह से विवाद है। चौथा प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी अगर हम बात करते हैं ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, हमें गलत कथन बताना है। ट्राई में एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं जो सभी भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन हम देखते हैं, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को एक कार्यकारी एजेंसी के रूप में की गई थी। तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पर ये जो संस्था स्थापित की गई थी ये ट्राई का जो एक कानून है, जो एक्ट है, उसके माध्यम से किया गया था। तो आप ध्यान रखें कि ये एक तरह की वैधानिक संस्था के रूप में ट्राई या जो प्राधिकरण है उसको स्थापित किया गया था दूर संचार क्षेत्र में नियामक के रूप में कार्य करने के लिए। तो केवल एक कार्यकारी एजेंसी के रूप में था, ऐसा नहीं है, इसीलिए बी कथन हमारा गलत हो जाता है। तीसरा, ट्राई की सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये एक तरह से कह सकते हैं सलाहकारी रूप में रहती हैं। तो तीसरा कथन भी सत्य है। चौथा, ट्राई अधिनियम को 2000 में संशोधित किया गया था जिसने न्यायिक और विवाद संबंधी कार्यों को ट्राई से अपने हाथ में लेने के लिए दूर संचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल इसकी स्थापना के संदर्भ में प्रमुख रूप से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। तो टीडी सेट अगर हम देखें तो सन 2000 में ट्राई के कानून में संशोधन करके स्थापित किया गया था। तो बी को छोड़कर सभी कथन सत्य हैं, हमें गलत कथन बताना है, तो हमारा उत्तर हो जाता है बी। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से यह है कि ट्राई की तरफ से जियो और एयरटेल को इस तरह के आदेश दिए जा सकते हैं कि 5G जो सेवाएं हैं वहां पर जो अनलिमिटेड डाटा की एक तरह से जो बात करके एक प्लान लेकर आए हैं उसको एक तरह से हटाया जाए, क्योंकि इससे आप देखें जो प्रतिस्पर्धा की स्थिति है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम विगत वर्षों के जो प्रश्न है यूपीएससी के वो आपको अभ्यास के लिए देते हैं। तो आज 2018 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका प्रश्न हम देखते हैं और यहाँ पर आप देखें आपको शहर और देश का मिलान करना है। एक तरफ आपको कुछ शहर दिए गए हैं जो लगातार प्रसिद्ध रहे हैं किसी वर्ष में, और यहाँ पर आपको दिया गया देश जो आपको मिलान करना है। एलेप्पो की बात करें तो ये सीरिया में स्थित शहर है, बिल्कुल सही है। किरकुक अगर हम देखें तो ये इराक में स्थित है, ये एक तरह से यमन का शहर नहीं है। मोसूल की बात करें तो ये भी इराक में स्थित है। मजारे शरीफ की बात करें तो बिल्कुल सही है, अफगानिस्तान में है। यानी अलेप्पो और मजारे शरीफ ये सही हैं, 2 और 3 गलत हैं। हमें सही सुमेलित वो बताना है, यानी 1 और 4 यहाँ पर सत्य हैं, तो हमारा उत्तर हो जाता है बी। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की प्रमुख रूप से चर्चा करते हैं और आज हम हिस्ट्री या इतिहास के संदर्भ में एक अलग जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके संदर्भ में प्रमुख रूप से बात करेंगे, जिसे सबअल्टर्न स्कूल या निम्न पदस्थ स्कूल कहा जाता है। तो नाम से काफ़ी हद तक स्पष्ट है कि अगर हम इतिहास की बात करें तो जो भी उच्च श्रेणी के एक तरह से, चाहे हम राजाओं की बात करें या जो भी एक तरह से सम्राट हुए हैं या जो भी शासक हुए हैं, उनके संदर्भ में प्रमुख रूप से बातें की गई हैं। यानी अगर हम एलीट क्लास की बात करें, लेकिन एक तरह से जो मध्यम वर्ग है या निम्न वर्ग है या जो समाज में एक तरह से बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ था, उसके संदर्भ में इतिहास में ज़्यादा बातें नहीं की गई हैं।
तो अगर हम सबअल्टर्न स्कूल ऑफ थॉट की बात करें, निम्न पदस्थ स्कूल, तो इनके द्वारा इतिहास में जिनको बिल्कुल एक तरह से अलग थलग करके रखा गया, जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई, उनको इन्होंने एक तरह से वरीयता दिया। हिस्ट्री में इस तरह का जो स्कूल ऑफ थॉट है, इसको आगे बढ़ाने में भारत में अगर हम इतिहासकार राणाजीत गुहा की बात करें, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दक्षिण एशिया में जो भी ऐतिहासिक अध्ययन है, उसमें जो भी एक तरह से निम्न पदस्थ समूह हैं, उनको इतिहास में अध्ययन में आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख रूप से ये जो सब अल्टर्न स्कूल है, उसके द्वारा प्रमुख रूप से काम किया गया। वैसे अगर हम सब अल्टर्न इस समूह की बात करें, तो ये शब्द इटली के मार्क्सिस्ट एक फिलोसफर हैं एंटोनियो ग्राम्स्की, उनके द्वारा प्रमुख रूप से दिया गया था। और उनका यह कहना था कि जो भी एक तरह से कृषक वर्ग है या जो श्रमिक हैं, उनके बारे में इतिहास में बातें समझनी चाहिए, उनके बारे में ज़्यादा बात होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि प्रमुख रूप से सबअल्टर्न उनके बारे में बात करता है जो प्रमुख रूप से किसी भी अन्य वर्ग के द्वारा दबाए गए या उन पर उन्होंने शासन किया। जो भी एक तरह से शासन में थे, उनसे अलग हटके जिन पर शासन किया जा रहा था, उनके संदर्भ में सबअल्टर्न जो स्कूल है, वो एक तरह से इतिहास में बात करता है। इतिहासकार रंजीत गुहा की तरफ से प्रमुख रूप से ये प्रयास किया गया कि दक्षिण एशिया में जो भी एक तरह से ऐसा अध्ययन है जहाँ पर केवल उच्च वर्ग के बारे में बात की गई है या जो शासक वर्ग है उसके बारे में बात की गई है, तो समाज में जो भी एक तरह से अलग थलग वर्ग है, जैसे अगर हम बात करते हैं अछूत या अनटचेबल के संदर्भ में, महिलाओं के संदर्भ में, शासक किसानों के संदर्भ में, वर्कर्स जो भी मजदूर हैं उनके संदर्भ में, या वो समुदाय जिन पर अन्य समुदायों ने एक तरह से दबाव बनाकर रखा या उन पर शासन किया, तो इनके बारे में ये जो स्कूल है वो एक तरह से इतिहास में जांच करता है। उनके बारे में जो भी एक तरह से अलग अलग ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं, उनको वो सामने लेकर आता है, जिसके बारे में इतिहास में सामान्य तौर पर ज़्यादा बात नहीं की गई। भारत में सामान्य तौर पर माना यह जाता है कि जो ऐतिहासिक एक ढांचा है, उसमें बड़े पैमाने पर यूरोसेंट्रिज्म का एक तरह से प्रभाव है। देखिए, यूरोसेंट्रिज्म का मतलब ये है कि जो भी वहाँ पर प्रमुख रूप से जो मजबूत एक तरह से पक्ष रहे हैं, समुदाय रहे हैं या शासक रहे हैं, उनके बारे में बात करना। इसी के साथ साथ हम देखें जो मार्क्सवाद से संबंधित एक तरह से इतिहासकार हैं, उनके द्वारा भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो ये जो सबअल्टर्न स्कूल है, इसके द्वारा उन पक्षों को प्रमुख रूप से मजबूत किया गया जिनको एक तरह से इतिहास में ज़्यादा जगह नहीं मिली। तो इनकी आप देखें कुछ आलोचना भी होती है, क्योंकि इनका ये कहना है कि किसी विशेष व्यक्ति या समुदाय की जो आइडेंटिटी है, उसको ज़्यादा महत्व देकर जो ऐतिहासिक पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा जो ढांचा है, उसको कमज़ोर किया जाता है। तो ये आरोप जरूर है, लेकिन अगर हम सकारात्मक पक्ष देखें, तो जो भी ऐतिहासिक पक्षों में जिन लोगों की ज़्यादा बात नहीं की गई, जिन्होंने इतिहास में बहुत योगदान दिया है, जैसे अगर हम किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, मजदूरों की बात करें, तो उनके संदर्भ में अगर ये स्कूल ऑफ थॉट बात करता है, तो ये शायद जिन लोगों को इतिहास में उनको बराबर का भाग नहीं मिला था, वो देने जैसी एक तरह से स्थिति है। आज के दैनिक कुछ को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।